आज से इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा शुरू करते हैं। बीपीएससी मेंस और पीटी दोनों में आपको ये मदद करेगा। फैक्ट जो मैं बताऊंगा आपको, वहाँ से पीटी में आपके सवाल पूछे जाएंगे, और जो मेंस के लिए होगा रिगार्डिंग मेंस ही होगा मुख्य रूप से हमारा टारगेट, जिसमें आपको लिखने में आंसर मदद मिलेगा। ओके, और लास्ट में एक सवाल भी दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और उस सवाल को आपको लिख के भेजना होता है ग्रुप में भेज देंगे जवाब, तो समय मिलते ही 1 दिन 2 दिन में मैं आपको चेक करके बता दिया करता हूँ। विनती अनुनय विनय मत किया कीजिए, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप बस भेज दीजिए, बाकी मेरा काम होता है, उसको जो भी करना होता है मैं कर देता हूँ। ओके, कौन कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे? GS2 में हमारा साथ में चल रहा है पॉलिटी भी, जिसका लेक्चर कभी कभी मैं अपलोड करता हूँ, और GS1 में भी हमारा लेक्चर चल रहा है, रुका हुआ है, उसको जल्दी फिर से रिज्यूम कर लेंगे हम लोग। IR के बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा आपको, और साथ में गाइडेंस और वगैरह तो वीडियो आते ही रहते हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है ये। यहाँ से लगभग में हर दूसरे साल, हर साल UPSC हो, BPSC हो, कोई भी PCS का एग्ज़ाम उठा के पूछ लीजिए, देख लीजिए, मेंस में और PT दोनों में हर साल ही लगभग में आपके सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हर साल का मतलब हर साल ही लगभग में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसी को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, और इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है ये। इससे पहले भी मैं कुछ लेक्चर्स ले चुका हूँ, 7 लेक्चर है, जो आपको नेशनल इनकम और माइक्रो मैक्रो ये सब समझने में मदद करेगा। इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करता है, गरीबी, बेरोज़गारी, इन सब पर लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। ओके, ये जो लेक्चर है आज का, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये BPSC GS2 नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स का बेसिक लेक्चर तो आपको इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वृद्धि क्या होता है ये समझेंगे, विकास क्या होता है इसको समझेंगे, और समावेशी विकास क्या होता है इसको समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SDG को समझेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डिटेल में समझेंगे। यहाँ से सवालों की गारंटी होती है, नहीं अगर आता है सवाल तो इसको आप यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स का सवाल जब भी हल करेंगे तो उसमें आपको लिखने में इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, वृद्धि, विकास और समावेशी विकास को, इन तीनों को समझेंगे। आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा किस चीज़ के बारे में। जो सरकार आपको न्यूज़पेपर में या भाषण में प्रधानमंत्री या अलग अलग मुख्यमंत्री बोलते हैं ना कि हमारे राज्य का विकास हो रहा है, उसको समझने में मदद मिलेगा कितना बड़ा झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। और वृद्धि, ग्रोथ जिसको कहा जाता है, ग्रोथ इसको क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अगर न्यूज़पेपर में दिखता है कि विकास हो रहा है देश का, तो झट से देखिए कि पैमाना उसका क्या क्या है। यह न्यूज़पेपर में आपको दिखता है कि GDP का ग्रोथ हो रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है नहीं पता होगा बहुत सारे लोग। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, इस तरह चलेंगे कि इकोनॉमिक्स आप पहली बार सुन रहे हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति है A, एक व्यक्ति है B। इसको भी मैंने 100 रुपया दिया, इसको भी चलिए 10,000 तनख्वाह कर देते हैं दोनों का। 10-10 हज़ार दोनों का तनख्वाह है। A ने क्या किया? खुद भी गया, अपने बाल बच्चों को लेकर भी गया, सिनेमा देखा, खाना खूब अच्छा अच्छा खाया, गाड़ी खरीद ली, 10,000 उसको पर मंथ मिलने शुरू हुए। बचाया कुछ भी नहीं, ना ही बच्चों के एजुकेशन पर खर्च किया, ना ही ज़मीनें खरीदी, ना ही सोना खरीदा, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस खर्च किया, खूब अच्छे खाया पिया, खूब अच्छे कपड़े पहना, खूब घूमा फिरा, सब कुछ 10,000 में जो भी कुछ संभव हो सकता उसका उसने किया। B ने क्या किया? 10,000 में ही सबसे पहले बच्चों के एजुकेशन पर खर्च किया, बच्चों के हेल्थ पर खर्च किया, कुछ पैसा बचाकर कहीं पर कोई संपत्ति भी खरीद ली, घर खरीद लिया, अच्छे हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को भेज दिया। 5 साल बाद जब आप देखेंगे कि B का जो ग्रोथ होगा, B की जो स्थिति होगी, दोनों एक ही परिवार से थे, दोनों एक ही स्तर के थे, दोनों एक ही स्तर के थे, दोनों एक ही, कोई गरीबी रेखा, कोई ऐसा नहीं था कि एक अमीर था पहले से एक गरीब था, दोनों समान थे। 5 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद B की स्थिति जो होगी वो A की तुलना में लाखों गुना बढ़ जाएगी, जबकि A जो है
उसकी जैसी स्थिति थी उससे भी दयनीय स्थिति हो जाएगी। उसके बच्चों का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, एजुकेशन अच्छा नहीं दिया तो बच्चों को अच्छी नौकरी लेने में मदद नहीं मिलेगी, वो फिर नौकरी सही से नहीं कर पाएंगे। जब हेल्थ सही नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से करेंगे। मूवीज़ और कार पर खर्चा किया वो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हेल्थ ख़राब होगा, हेल्थ पर खर्चा करना पड़ जाएगा उसको। तो क्या दिखेगा, यानी कि ए ने क्या किया, दोनों को पैसा तो मिला समान ही, लेकिन ए ने क्या किया, उसका निवेश गलत जगह पर कर दिया, उसको पैसे को बर्बाद कर दिया, बहाना जिसको पैसे को बोलते हैं वो किया उसने। जबकि बी ने क्या किया, उस पैसे को निवेश किया। क्या टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, निवेश किया है। किस में निवेश किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। घर बनाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, छोटा सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, कुछ वेल्थ क्रिएशन पर खर्च कर दिया। इन सब से क्या हुआ, ये सब धीरे धीरे क्या बन गया, इसके लिए एक वेल्थ का काम करने लग गया। यानी कि इसने क्या किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अपना विकास किया है। समझ में आ रही है, कुछ कुछ दिमाग में फिल्म बन रही है, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह कोई दो देश है, एक है भारत, एक है पाकिस्तान। दोनों साथ साथ में आज़ाद हुए। भारत की पाकिस्तान से आबादी बहुत ज़्यादा थी, भारत के पास बहुत ज़्यादा कर्ज भी थे, भारत के पास भूखमरियों की बिल्कुल जनसंख्या थी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की ग्रोथ हमसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन इसने इस पैसा का कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, आर्मी को सारा पैसा उठा के दे दिया कि हथियार खरीदो, युद्ध में इन्वॉल्वमेंट हो, नए नए होटल बनाओ, नए नए सड़कें बनाने की जगह नेताओं को सैलरी दो, सारे लूट में बांट के रख दिया इन्होंने, बराबर कर दिया। भारत में जब आर्थिक विकास शुरू हुआ तो भारत ने कहाँ उसको निवेश किया, आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाया, इसरो बनाया, देश के एजुकेशन पर खर्च किया। 5% हमारी लिटरेसी थी, आज 80% ज़्यादा है। उसके अलावा रेलवे का विकास किया, भारत में सड़कों का विकास हुआ, हवाई पट्टी का विकास हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल खोले गए हैं भारत में, बहुत सारे बैंक खोले गए, स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए। तरह तरह की चीज़ों पर भारत सरकार ने पैसा को शुरू से ही आज़ादी के बाद से खर्च करना शुरू किया। आज हम कहाँ हैं, दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकॉनमी है, जबकि पाकिस्तान क्या है, नीचे से 5वीं सबसे छोटी इकॉनमी में से एक होगी। उदाहरण के लिए समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर डेफिनेशन पर भी आऊँगा। यानी कि आर्थिक समृद्धि जो होती है, यानी कि किसी के पास 1 लाख रुपया आ गया है, किसी के पास 1 लाख रुपया आ गया है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उस आदमी ने विकास भी कर लिया होगा। उस आदमी का ग्रोथ हो सकता है पर मंथ उसको 1-1 लाख मिलता रहे तो उसके पास ग्रोथ होगा उसका, लेकिन उसका डेवलपमेंट हो ये ज़रूरी कदापि नहीं है। डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए उसका कि 1 लाख रुपए का सही तरीके से सदुपयोग होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर खर्च होना चाहिए, हेल्थ के अलावा एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन पर खर्च होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए। यानी कि अगर हम भारत की अब बात करते हैं हम लोग, अगर भारत है, भारत सरकार की जीडीपी 1 लाख रुपए का है, तो भारत सरकार इसको कहाँ कहाँ पर खर्च कर रही है, उससे ये पता चलेगा कि भारत में कितना विकास हो रहा है। इसको नापने के कुछ पैमाने भी होंगे, क्लियर हो रहा है आप लोगों। यानी कि 1 लाख रुपया का हमारा जीडीपी हो गया, लेकिन हमारे देश में राजनीतिक प्रणाली अच्छी नहीं हुई, आर्थिक प्रणाली अच्छी नहीं हुई, सामाजिक प्रणाली अच्छी नहीं हुई, देश की अवसंरचना का मतलब होता है सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, बस, ये सब अच्छी नहीं हुई, एजुकेशन अच्छी नहीं हुआ हमारे देश का, हॉस्पिटल अच्छा नहीं हुआ हमारे देश का, हमारे देश के जो युवा हैं उनको अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, या हमारे देश की महिलाओं की कंडीशन अच्छी नहीं है, या हमारे देश में वृद्ध और बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भारत में ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन भारत का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है अभी भी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जब भी आप ग्रोथ की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे कि पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम जो हम लोग बात करते हैं,
पर पर्सन इनकम की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। जब जीडीपी वृद्धि की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं। जब हम लोग शेयर मार्केट की वृद्धि की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं, ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। देश के पैसा आ रहा है खूब सारा, देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर व्यक्ति का आय बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, पर कैपिटा इनकम निकाला कैसे जाता है? वो निकाला जाता है कि देश की मान लो 100 रुपये का इनकम हुआ, 1,000 रुपये का इनकम हुआ देश का, देश में 10 लोग रह रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, 1,000 डिवाइड बाई 10 यानी कि पर पर्सन का 100 रुपया इनकम है। यहीं तक होता है। लेकिन एक बात बताइए, इस 1,000 आदमी में हो सकता है कोई किसी आदमी ने 500 रुपया कमाया हो, बाकी के जो 999 लोग हैं उन्होंने मिलकर 500 कमाया हो, ये भी तो संभव हो सकता है। तो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो देश के क्या सारे लोगों का इनकम होता है? हमारे देश में अंबानी साहब भी रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं। आपकी इनकम मान लीजिए 40,000 पर मंथ, इनका 40 अरब पर मंथ। मैंने दोनों लोगों को जोड़ा, दोनों को डिवाइड कर दिया और बोला कि देश की आबादी जो है उसकी पर व्यक्ति इनकम इतना है। भारत की पर पर्सन इनकम 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है। क्या लेकिन सच्चाई में देश में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा इनकम पर पर्सन का है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्या कहा जाता है कि पर कैपिटा इनकम जो होता है, जीडीपी जो होता है, नेशनल इनकम जो होता है, ये किस चीज़ को दिखाता है? देश में ग्रोथ को दिखाता है कि देश में वृद्धि कितनी ज़्यादा हो रही है। विकास को नहीं दिखाता है, डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को दिखाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हम लोग विकास को नापें? ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हम लोग क्या नापेंगे? हम लोग नापेंगे कि हाँ भाई भारत में डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसको हम किस पैमाना से नापेंगे? इसको हम लोग नापेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, HDI। नाम सुना होगा आप लोगों ने। HDI में क्या आता है? देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, देश के लोगों की शिक्षा कैसी है, देश के लोगों का राजनीतिक में किस हिस्सेदारी है, देश में जल के प्रबंधन कैसा है, कैसा जल मिलता है लोगों को, खाने पानी की व्यवस्था कैसी है, जीवन प्रत्याशा कैसी है, दो लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है। इन सब के आधार पर HDI निकाला जाता है। क्या HDI में भी हम दुनिया में 5वें स्थान पर हैं? HDI में तो हम 131वें स्थान पर हैं, जबकि GDP में हम 5वें स्थान पर हैं। अतः ये प्रमाणित हो जाता है कि देश में असमानता आज भी काफ़ी ज़्यादा है। देश में ग्रोथ तो है, डेवलपमेंट आज भी कम है हमारे देश में। क्लियर हुआ? HDI का क्या काम होता है आज पहली बार आपको पता चला होगा। यानी कि अगर मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना होगा सामान्य अर्थों में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें मात्रात्मक विकास होता है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? मात्रा बढ़ जाता है। आज हम 100 रुपया कमा रहे हैं हमारा देश, तो कल 1,000 रुपया कमाएगा। आज मेरी इनकम मान लो 100 रुपये है तो कल को 1,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन उससे तो ये तो नहीं होगा कि हमारा डेवलपमेंट होगा। जबकि डेवलपमेंट में हम लोग किस चीज़ को नापते हैं कि भाई गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक का मतलब कि आपके अंदर डेवलपमेंट कितना हुआ। नो मैटर कि आपने 2 किताबें पढ़ ली या 4 किताबें पढ़ ली, लेकिन आपने उससे सीखा कितना कुछ, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन आपको पता चल गया। अब इससे 1 लीटर दूध आप पीते थे, कल से 2 लीटर पीना शुरू कर दो, लेकिन उसमें 1 लीटर पानी मिला के पी लो, 2 लीटर बना लो उसको, तो क्या है? मात्रा तो बढ़ गया, लेकिन क्या उसका जो क्वालिटी है वो बढ़ा? नहीं। तो ये क्या कहलाता है? यही अंतर होता है मूल रूप से। तो GDP के ग्रोथ क्या कहलाता है? मात्रात्मक परिवर्तन, और डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। ग्रोथ को किस चीज़ से हम लोग नापते हैं? GDP, GNP, ये सब किस चीज़ को दिखाता है? पर पर्सन इनकम जो होता है, ये सब किसको दिखाता है? ग्रोथ को दिखाता है। जबकि HDI, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके बाद से बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसके द्वारा पर्यावरण संबंधी सूचकांक जो होते हैं, ये सब के द्वारा क्या देखा जाता है? देश में डेवलपमेंट कितना अधिक हो रहा है।
क्लियर हो गया होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर पता चल गया होगा। अब ऐसे आपसे मैं बोलूं कि देश की जीडीपी पहले 2 ट्रिलियन थी, 2 ट्रिलियन डॉलर थी, आज 3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ऐसे ही लिखते ट्रिलियन, ये गलत था, 3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। ओके, क्लियर हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, देश में ग्रोथ हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? आप बोलेंगे देश में ग्रोथ हो रहा है। वहीं आपसे मैं बोलूं कि कल देश में 10,000 किलोमीटर का हाईवे था बना हुआ, ठीक है, हाईवे या एनएच जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, वो कितना था बना हुआ? तो कल तक 10,000 किलोमीटर बना हुआ था, लेकिन आज बढ़ के वो 20,000 किलोमीटर हो गया है। अब क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ है? तो ये डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि देश के अवसंरचना में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेवलपमेंट, विकास। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आपसे सवाल पूछे गए हैं मेंस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब कुछ मैं आपको बुक का डेफिनेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समग्र चारों, जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि से संबद्ध परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन और मानवीय सरोकार जैसे कारकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तब हम इसको आर्थिक विकास कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। और ये बुक में सारा है, आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब किसी भी देश का जो आर्थिक डेवलपमेंट होता है या आर्थिक विकास होता है, आर्थिक डेवलपमेंट या आर्थिक ग्रोथ, तो उसके लिए कुछ चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो डेवलपमेंट और ग्रोथ इन दोनों को प्रभावित करते हैं? अब वो कारक को नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी केवल समझने पर फोकस कीजिएगा। नेचुरल रिसोर्स, चाइना के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्स है, इजराइल के पास नहीं है, तो भी इजराइल डेवलप कर रहा है, चाइना भी डेवलप में है और डेवलप कर गया है, और अमेरिका भी डेवलप्ड है। भारत के पास ही बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो देश की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जिसके पास जितना अधिक नेचुरल रिसोर्स होगा, उसको ग्रोथ करने की, उसके बढ़ने की, उसके डेवलप्ड होने की कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन क्या सिर्फ नेचुरल रिसोर्स से सब कुछ हो जाता है? तो नहीं। अफ्रीका का एक उदाहरण दे सकते हैं। अफ्रीका दुनिया में सबसे अधिक नेचुरल रिसोर्स में धनी है, लेकिन वहाँ की स्थिति आज भी सबसे खराब है। नेचुरल रिसोर्स एक कारक जरूर होता है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं होता है। नेचुरल रिसोर्स के बाद किस चीज़ पर आएंगे हम लोग? जनसंख्या पर आएंगे। जनसंख्या किस तरह की होनी चाहिए? तो जनसंख्या घर बैठ के खाने वाली नहीं होना चाहिए, बल्कि कमाने वाली होना चाहिए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या होनी चाहिए और स्किल्ड जनसंख्या होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे 20 करोड़ लेकर क्या करोगे? इजराइल जैसे 20 लाख लोग ही काफ़ी होते हैं देश को डेवलप्ड बनाने के लिए। ये उदाहरण है। जनसंख्या क्या एक फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है, लेकिन जनसंख्या को आपको स्किल्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ के समान होंगे। इसलिए जनसंख्या वृद्धि और विकास में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। बाजार भी क्रिएट करता है। भारत के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या क्या अभिशाप है? बिल्कुल नहीं, दिक्कतें होती हैं उसकी वजह से, लेकिन हमारे पास बाजार भी जनसंख्या की वजह से ही बनता है, जिसके कारण से हमेशा अर्थव्यवस्था मांग बनी रहती है। हमारी अर्थव्यवस्था कभी मंदी में नहीं जाती है। तो एक कारक वृद्धि और विकास दोनों के लिए जनसंख्या भी होता है। तीसरा होता है पूंजी निर्माण, कैपिटल। कैपिटल कितना ज़्यादा आप क्रिएट कर रहे हैं। पूंजी निर्माण एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कारक किसमें होता है? ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। इसके अलावा क्या होता है? आपके यहाँ निवेश कितना अधिक आ रहा है, विदेशी निवेश कितना अधिक आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोथ कितना होगा, डेवलपमेंट कितना ज़्यादा होगा। साहसी क्षमता, साहसी क्षमता का मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हों। सभी लोग सरकारी नौकरी के ही पीछे ना भागें, कुछ लोग अपना इंटरप्रेन्योर भी शुरू करें, फैक्ट्री शुरू करें, अपना कारोबार शुरू कर सकें, स्टार्टअप शुरू कर सकें, जिससे क्या होगा? जॉब देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। जॉब लेने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा ही होती है, लेकिन जॉब देने वाले कम जिस देश में अधिक होंगे, वहाँ पर फिर सरकारी नौकरी पर ज़्यादा भीड़ बन जाता है। हमारे देश की एक प्रबल समस्याओं में से एक है ये। ओके,
ये सब कौन से कारक हो गए बंधुओं? तो ये सब आर्थिक कारक हो गए। आर्थिक कारक के मतलब ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स है, जनसंख्या है, पूंजी निर्माण है, निवेश होना चाहिए और वहाँ पर साहसिक लोग भी होने चाहिए, रिस्क उठाने वाले लोग भी होने चाहिए। अब गैर आर्थिक कारक भी होते हैं कुछ। गैर आर्थिक का मतलब जो जिसका संबंध इकोनॉमी से ना होकर बाकी चीज़ों से होता है। जैसे पहला इसमें लिखेंगे सामाजिक फैक्टर। आपके यहाँ एक समाज शांत और स्थिर समाज होना चाहिए जो डेवलपमेंट को स्वीकार करे। पाकिस्तान में पोलियो का वैक्सीन लगाने गए लोग तो उनको गोली मार दिया वहाँ के लोगों ने, इतनी मूर्ख और चौपट जनसंख्या थी वहाँ का। तो क्या है, समाज भी आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ इन दोनों में बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है। अगर समाज रूढ़िवादी होगा तो वो डेवलपमेंट को रोकेगा, महिलाओं को घर से बाहर जाने से रोकेगा, युवाओं को नए काम करने से रोकेगा, बोलेगे सिर्फ तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालो। ये सब क्या होते हैं, ये सामाजिक फैक्टर ही तय करते हैं कहीं ना कहीं। निस्संदेह कुछ लोग हमेशा सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इंटरप्रेन्योर भी करना चाहते हैं। उनके पीछे कौन खड़ा होता है? समाज ही उनको सपोर्ट करता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है? राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली अगर स्थिर नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट आपका अस्थिर हो जाएगा। भारत जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक हमारी राजनीतिक प्रणाली लगभग में हमेशा ही स्थिर रही है। बीच में कुछ उथल पुथल का दौर जरूर आया था, जब आप देखते हैं 1991 से 99 तक में बहुत सारी सरकारें आती जाती हैं, लेकिन स्थिर राजनीतिक प्रणाली जो होती है वो देश के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। श्रीलंका एक उदाहरण ले सकते हैं इसका। एक परिवार ने पूरे देश की सत्ता हथिया ली, फिर पूरा देश कोलैप्स कर गया। पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर राजनीतिक प्रणाली के कारण डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाता है। म्यांमार भी अपने बगल में इसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा क्या होता है, धार्मिक फैक्टर भी आजकल एक काम कर रहा है कि धार्मिक स्थिति जो होना चाहिए वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो विदेशी निवेश आपके देश में नहीं आएगा। एक क्या बोलते हैं, व्यापार का अच्छा माहौल आपके देश में क्रिएट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ठप हो जाता है। इसका उदाहरण आप अफगानिस्तान को ले सकते हैं धार्मिक फैक्टर में, म्यांमार को ले सकते हैं आप उदाहरण के तौर पर, और भी बहुत सारे दुनिया में आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर धार्मिक फैक्टर के कारण डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल चोक हो जाता है, नहीं हो पाता है। ओके, ये सब क्या पॉइंट आपको सिर्फ मैंने मुंह से बता दिया वहीं से काम चल जाएगा? नहीं, मैंने आपके पीडीएफ में डाल दिया है, इसको देखिएगा। यहाँ पर ये देखिए, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, कृषि का विक्रय अधिशेष, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, ये सब चीज़ें आप पढ़ के इसको लिख सकते हैं। अब एक और टर्म था आज के टॉपिक के लिए हमारा, वो था समावेशी विकास। उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे आगे लेक्चर कंटिन्यू रखने में मुझे मदद मिलता है। और मुझसे कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी दिया रहता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह का, मतलब अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको तो चैनल ज्वाइन कीजिए, फिर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करके आपको गाइड कर दूँगा। समावेशी विकास, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आज के बाद आंसर राइटिंग में जब भी यूज करें तो वृद्धि और विकास को सोच समझ कर यूज कीजिए। कहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है, कहाँ पर विकास की बात हो रही है, इसी को सोच समझ कर यूज करना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव समावेशी का मतलब क्या होता है कि समाज में खड़ा अंतिम व्यक्ति जो है वहाँ तक विकास को पहुँचा देना, वहाँ तक सरकारी सिस्टम को पहुँचा देना, वहाँ तक ग्रोथ को पहुँचा देना। अब मान लीजिए देश की आबादी है अपने देश की 140 करोड़, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया था, ऑक्सफैम का रिपोर्ट था आई थिंक। ऑक्सफैम के रिपोर्ट में कहा गया कि देश के 70% जो वेल्थ है, देश की 70% जो संपत्ति है, उस पर 5% से भी कम लोगों का अधिकार है। यानी कि हमारे देश में अगर 100 रुपये का इनकम होता है तो 70 रुपये का इनकम जो है वो देश के 5% लोगों के पास चला जाता है। बाकी 95% जो है देश की आबादी, उनके पास पूरे देश की संपत्ति का मात्र 30% है, उससे भी कम ही है। क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ? क्या ये समावेशी विकास हुआ? नहीं, ये समावेशी विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। समावेशी विकास जो होता है इसका मतलब होता है समाज के सबसे अंतिम स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक डेवलपमेंट पहुँचे, उस तक ग्रोथ पहुँचे, उस तक सरकारी सिस्टम की पहुँच होनी चाहिए। उसके विकास के लिए जब बात होगी तब समावेशी विकास की बात आएगी। समावेशी विकास किसके द्वारा हो सकता है पॉसिबल? क्या ग्रोथ के द्वारा हो सकता है या डेवलपमेंट के द्वारा हो सकता है? तो डेवलपमेंट के द्वारा हो सकता है।
अभी हमने बात की कि डेवलपमेंट का मतलब होता है देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चहुमुखी विकास होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया है। तो समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या करती है, समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लाती है और समावेशी विकास को बढ़ावा दे, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफ़र, जो सरकार गरीबों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करती है। किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को 2000 करके 6000 रुपये साल में 3 स्लॉट में दिए जाते हैं। या आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, उसके द्वारा हेल्थ के लिए जो 5 लाख रुपए दिया जाता है पर पर्सन, भारत में 10 करोड़ लोगों को, ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये समावेशी विकास का उदाहरण है। जो उज्ज्वला योजना दिया जाता है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, समावेशी विकास का उदाहरण है। जो जनधन अकाउंट, जो गरीबों का मुफ्त में अकाउंट खोला गया, आधार के द्वारा डीबीटी और मोबाइल के द्वारा उनको कनेक्टिविटी, ये क्या है, जैम, इसको ज़रूर यूज कीजिएगा समावेशी विकास लिखते समय। ये समावेशी विकास में क्रांतिकारी कदम साबित हुए हैं भारत सरकार के द्वारा। खासतौर से मोदी गवर्नमेंट ने जनधन के द्वारा जनधन अकाउंट जो खोले गए, उस समावेशी विकास का एक सबसे बड़ा उदाहरण था। किसान सम्मान निधि तो मैंने बता ही दिया। जैसे आज भी जो गरीबों को 80 करोड़ भारतीयों को मंथली क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, दाल प्रोवाइड करवाया जाता है, चावल और गेहूं प्रोवाइड करवाया जाता है। ये क्या है, ये समावेशी विकास का उदाहरण होता है। जो बैंकों पर एक कैप लगाया गया है कि 40% बैंक जो ऋण देंगे वो केवल और केवल प्राथमिक सेक्टर को ही देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को देंगे। प्राथमिक द्वितीय का आपको नहीं पता हो तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाके देखिए, डिटेल पता चल जाएगा। तो ये 40% जो है, ये किसकी बात करें, ये किस चीज़ का उदाहरण हुआ, तो इस समावेशी विकास का उदाहरण हुआ कि देश में जो गरीब से गरीब तबका के लिए जो भी योजनाएं लाई जाएंगी, वो सब कुछ किसका उदाहरण होगा, समावेशी विकास का उदाहरण होगा। 2013 ईस्वी में, 2013 ही है शायद, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। खाने के लिए दुनिया में पहली बार कहीं पर अधिनियम के द्वारा गारंटी दी गई थी। तो किसका उदाहरण हुआ, ये समावेशी विकास का उदाहरण हुआ। महिलाओं को शिक्षा के लिए जो आरक्षण दी जाती है, या महिलाओं को शिक्षा के बाद जो उनको पैसे से रिलीफ दिया जाता है, आगे शिक्षा कैरी करने के लिए जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ये सब समावेशी विकास का ही उदाहरण होता है। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है या स्किल इंडिया योजना है, ये सब कुछ किसका उदाहरण होता है, ये सब समावेशी विकास में कहीं न कहीं आते हैं। इस सब योजनाओं का उदाहरण लिखते आप समझा सकते हैं। समावेशी विकास समझाने की मैंने कोशिश की है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन हर साल इससे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अब बारी है आज के सवाल की कि कौन सा सवाल आपको लिखना है। आपको लिखाना है कि जो सवाल मैं दे रहा हूँ कि वृद्धि और विकास में अंतर को समझाते हुए, अंतर क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, समावेशी विकास को परिभाषित कीजिए, समावेशी विकास को परिभाषित कीजिए और समावेशी विकास के लिए सरकारी प्रयासों को लिखिए, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, समावेशी विकास को लिखना है। उसके बाद से समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को लिखना है। बस यही सवाल है। सवाल का मूल भावना समझ गए होंगे, उसको शब्दों में आप ढाल सकते हैं। वृद्धि विकास में अंतर को पहले आपको समझाना है और समावेशी विकास जो होता है उसके बारे में लिखना है, समावेशी विकास क्या होता है और समावेशी विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसी तरह से अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो किससे संबंधित होगा, वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल पीटी में एक क्वेश्चन गारंटेड होता है यहाँ से, और मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं पूछे जाएंगे तो इसको आप यूज़ करेंगे आंसर राइटिंग में। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।